हेलो एवरीवन। सो हम लोग कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, राइट, टाइप 3 का। तो मैंने बोला था इसको करके देखना और तुमने शायद ट्राई किया होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर है बेसिकली। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं सोचूं तो ये बना हुआ है 3 की पावर 1/2। सही है। फिर 8 है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3। तो यानी कि जो तुम्हारा टू है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ तरीके से 2 की पावर 1/2। बोलो। सही है। और इसकी पावर 500 हो रहा है। अगर मैं सोचूं ज़रा इसको लॉजिकली, अगर मैं सोच के देखूंगा तो इसका कोई भी जनरल टर्म अगर तुम सोचो तो कैसा बनेगा, 500 CR, फिर यहाँ आएगा 3 की पावर 1/2 होल की पावर आर, और फिर क्या आएगा 2 की पावर 1/2, उसकी भी पावर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 500 - R, और 2 की पावर 1/2 में क्या आएगा, उसकी पावर आर आएगा। बिल्कुल सही बात है। एक मिनट। अ, हाँ, तो यहाँ हो गया 500 - R। सही है, यही तो हो रहा है। अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि यार 3 की पावर यहाँ पे हो गया 500 - R। अरे भाई चल जा, 500 - R डिवाइड बाय 2। ठीक है। और 2 में क्या हो रहा है, आर डिवाइडेड बाय 2। अब तुम्हें मैंने पिछली बारी में बताया था कि जब भी 3 की पावर हो तो यहाँ पे एक इंटीजर ही होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं हुआ तो ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, और इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, ये तो तुम समझ गए। क्या मतलब कि भाई आर को क्या होना पड़ेगा, 2 के फॉर्मेट का होना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ इस चीज़ का। अच्छा, और ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, सोच के देखो। हमारे पास लिखा हुआ है 500, इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ तो बन जाएगा 500/2। ये लिखा हुआ है -R/2। 500/2 कितना हो गया, 250। सही है। अब क्या बचा, अब बच गया R/2। सोच के देखना, अगर R/2 इरेशनल हो जाए तो 250 माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर R/2 रेशनल हो जाए, मानो रेशनल मतलब कि मानो फ्रैक्शनल हो जाए, फ्रैक्शनल मतलब कि जैसे मानो 5/2 7/2 बेसिकली फ्रैक्शन बन जाए, तब भी ये पूरा जो हिसाब किताब है ये पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि R/2 को अब क्या होना पड़ेगा, R/2 को क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर होना पड़ेगा। उसके लिए आर को क्या होना पड़ेगा, आर को फिर से इवन होना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करें, देखो 500 CR जो था इसने तो बोल दिया भाई अपन तो इंटीजर है, अपन तो इंटीजर है। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों को सेटल करने की। हम चाह रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, रेशनल नहीं, इंटीजर ही बन जाए सीधे सीधे। तो उस सबकी मिला जुला के कंडीशन कितनी आ रही है कि आर क्या बन जाए, 2 के बन जाए, राइट। अब मैं जरा इधर मैंने कहा यार जरा सोचूं कि आर एक्चुअल में है क्या। सही है ना, इतना तो समझ में आ गया कि यार आर तो इवन नंबर है, पर मैं देखूंगा कि आर है क्या। तो आर मेरा कहाँ से शुरू होगा, 0 1 है ना। देखो ना, 500C0, 500C1, 500C2, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 500 तक जाएगा। तो 0 से 500 के बीच में कितने आपके इवन नंबर्स होंगे, कुछ लोग बोलेंगे 250। ठीक है ना, 250 कैसे भाई, 1 से लेकर अगर मैं 500 तक चले जाऊँ तो बस इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 500/2 कितना हो गया, 250। पर एक जीरो, ये भी तो एक ऑड नंबर है, तो सॉरी ये भी तो एक इवन नंबर है, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 251। सही है ना। तो 251 इज द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। और इसका मैं पूरा लॉजिक मैंने समझा दिया है, इसको अच्छे से लिख लेना। अब इसी का ही मैं एक और अच्छा फॉर्म का क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें अभी। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, कुछ लोग अगर ये सोचोगे ना कि हमारे यहाँ पे 501 होता है ना, 1 2 ऐसे करते करते 501 तक एक और रहता है यहाँ पे 501, तब तो मैं नहीं कर पाता ये 501 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तब मैं कैसे बोलता कि कितने नंबर ऑफ इवन नंबर है। तो फिर उसमें क्या करा करो, अगर कभी भी इस टाइप का आ जाए तो फिर वो ढूंढो जो सबसे पहला डिविजिबल है। मतलब 501 से पीछे पीछे चलो तो सबसे पहले आ गया 500। ठीक है, तो 500 इत्तेफाक से यही निकल गया 2 से डिविजिबल। मान लो यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम्हें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती, तब मैं ये चेक करता कि यार इससे पहले वाला 4 से डिविजिबल कौन सा होगा। ठीक है, तो 500 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चलो ये भी हो रहा है 400 4 से डिविजिबल। अगर मान लो 7 होता, 7 नहीं लेते, चलो 6 होता मान लो, तो 500 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं बोले वो ढूंढूंगा जो 6 से डिविजिबल है। तो मैं देखता हूँ 499, क्या ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 2 से नहीं हो रहा, बात खत्म। 498, क्या ये हो जाएगा, क्या 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा ये वाला। 3 से एक बार और चेक कर लो तो 6 से हो जाएगा। तो ये 4 + 8 12, 12 + 9 ना, ये भी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर 497 चेक करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। सारे इवन नंबर जो होंगे अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 496। ठीक है, ये तो 19 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा जी, 494, 8 + 9, 8 + 9 17, ये भी नहीं होगा। तब तो मैं सोचना पड़ेगा कि यार कौन सा है। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, मैंने इसे रैंडमली बोल दिया। 493 यहाँ पे आ गया 7, ये वाला नहीं होगा। 490, अच्छा 492 देख लें अगर, तो हाँ जी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो 492 वो पहला बंदा होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा होगा, तो मैं सिर्फ 492 तक जाऊँगा यहाँ पे। सही है। अब इसको गिनने का एक तरीका है, तुम AP बना सकते थे यहाँ पर। चलो मैं तुम्हें सीधे क्वेश्चन से समझा देता हूँ, ऐसे तुम समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं समझ लिया। अब इसी का मैं एक और डेरिवेटिव यहाँ लिख देता हूँ भाई नीचे। चलो यहाँ लिख देते हैं, कहाँ गया, 10th वाला है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन तुम ले लो, चलो ये वाला ले लेते हैं। 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर, एक मिनट, 7 की पावर 1/6 होल की पावर
642 दे रखा है और बोला गया फिर से वही कि इसमें इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे। क्या बोला गया इसमें कि इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे। तुम चाहो तो इसमें सब टाइप बना सकते हो कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने का क्या तरीका होता है। तो मैंने तुम्हें पहला जब ये क्वेश्चन कराया तुम्हें ये वाला, इससे तुमने सीखा क्या, इससे मैंने ये सीखा पहला पॉइंट तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट रेश उसमें लेकर आओ प्राइम नंबर में। जैसे 9 था तो मैंने इसको 3 लिख दिया सीधे सीधे, ये 8 था तो मैंने इसको 2 कर दिया, पहली चीज़। दूसरा, अब मैं इसमें क्या करूँगा, उसके बाद फिर मैं जनरल टर्म वाला मेथड यूज़ करके फिर मैं अपना पूरा एनालाइज करूँगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें भी मैंने यही करा, पर इसमें इत्तेफाक की बात है कि 5 और 7 को तुम और ज़्यादा सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते। तो अब सीधे सीधे जनरल टर्म इसका बना लेते हैं। तो अगर तुम जनरल टर्म सोचोगे तो वो क्या आएगा 642 CR, ठीक है, फिर 5 की पावर 1/2, इसमें क्या आने वाला है, इस पर आएगा 642 माइनस R, ठीक है, और जो है ये 7 की पावर 1/6, इसकी बार कितना आ रहा होगा, इसकी बार R आ रहा होगा, सही है। तो ये हो गया 642 CR, ठीक है, यहाँ आ गया 5 की पावर 642 माइनस R डिवाइडेड बाय 2, यहाँ हो गया 7 की पावर R डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों में R की कुछ ऐसी वैल्यूज को डालना है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, सही ना। तो यार ये पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, R/6 अगर मैं सोचूंगा तो ये तो सिर्फ तुमसे ये बोल रहा है कि आपका जो R है वो 6K टाइप का होना चाहिए। 6K मतलब कि वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। 6K मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, 6 इंटू अ इंटीजर, राइट। सो वो 6 इस टाइप का होना चाहिए कि वो 6 से डिविजल हो जाए। अब देखते हैं ये वाला बंदा क्या बोल रहा है। तो 642 माइनस R, दोनों को 2 से और इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 642/2 ये तो डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 321 आ गया, ये तो एक इंटीजर है। अब माइनस क्या बचा हुआ हमारे पास, R/2। तो फिर से वही वाली बात आ गई जो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अब इस R/2 को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। यानी कि अगर R/2 को इंटीजर होना पड़ेगा दैट सिंपली मींस व्हाट, कि R को इवन होना पड़ेगा, यानी कि 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, बेसिकली 2m लिख लो चलो। यानी कि R एक ऐसा बंदा है जो 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। मैंने कहा भाई ये क्या बातें कर रहा है अगर कोई बंदा 6 से डिविजिबल है तो वो पॉसिबल ही तब है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो, और तुम बोलो कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो ऑब्वियस है, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल है ही। तो अब मुझे सिर्फ वो नंबर ढूंढने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो। ऊपर वाले में मैं वो नंबर ढूंढने थे जो कि 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हम कैसे निकालेंगे, इसका मेन टास्क ये है, राइट। तो अब पहले तो मुझे बताओ कि R मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकता है, 642 तक जा सकता है, राइट। अगर R 6 है इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट तो मैं 0 डाल सकता हूँ क्या, बोलो, सॉरी R6 नहीं है, R6K फॉर्मेट का है। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं K की जगह 0 डाल दूंगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, अगर 1 डाल दो तो 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर 12 आएगा। बस 6 की टेबल शुरू हो गई, एक तरीके से AP बन गई सिंपल सी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की, ठीक है। अगर तुम आखिरी वाला सोचोगे 642, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 642 जो है क्या ये इससे इसमें आएगा, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। तो हम करके देख लेते हैं एक बार, ऐसे कर लो सीधे सीधे, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, 42 आ गया, हाँ जी ये तो हो जाएगा, है ना, ये तो हो रहा है, बोलो, है ना। यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 और ये 42, तो 42 आ गया हमारा 7 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 107, ठीक है। तो 642 जो है, 642 जो है वो क्या है एक्चुअल में, एक मिनट, 642 जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो है एक्चुअल में 6 इंटू 107, सही है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 इंटू 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 3, ठीक है। ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया, 6 इंटू 107, यानी कि टोटल टर्म कितने लिखे हुए हैं 1 2 3, ऐसे करते करते 107 तक। तो 107 टर्म तो ये हो गए और एक ही मेरा 0 हो गया, यानी कि टोटल कितने टर्म्स पॉसिबल हैं, 108 टर्म्स मेरे पॉसिबल हैं, ठीक है ना। 108 ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें R जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 108 ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि इंटीग्रल होंगे, ठीक है। अभी भी अच्छे से एकदम दिमाग बैठी नहीं होगी, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो 11th क्वेश्चन हो गया। अब चलो एक 12th क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। बल्कि एक ही तुम खुद करके दिखाओ, ये शायद मेंस में आया हुआ, यानी जेई में आया हुआ, मुझे पता नहीं है, 2003 के उसमें आया हुआ था ये है हमारे पास √3 प्लस √5, ठीक है। √5 की पावर 8 है और उसकी पावर लिखा हुआ है 256, है ना। बस ये लिखा हुआ है और फिर से वही बोला गया है कि इंटीग्रल बताओ, इंटीग्रल टर्म्स आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ये भी वही आपका जेई 2003, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही मेथड लगाना है पूरा का पूरा। और इसमें भी तुम देख पा रहे हो कि 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम में है, तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, सिंपलीफाई जो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था। चलो करते हैं फिर, जनरल टर्म निकाल देते हैं इसका, 256 C3 ये क्या है, ये है √3 यानी कि 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 1/2 और फिर उसके ऊपर क्या आएगा 256 माइनस 3, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 2 कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, है ना। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे। एक मिनट, यहाँ पे मैंने 3 को लिख दिया, 256 और यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे भी आएगा R। फिर ये √5 की मतलब ये √5 नहीं है, ये लिखा है 5 की पावर 1/8, तो 5 की पावर 1/8 आएगा और उसमें आएगा R, तो आ जाएगा यहाँ पे R/8। ये समझ गया ना, मैंने जनरल टर्म यार इतने टाइम से लिख रहा था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये तुम्हारा जनरल टर्म आएगा। ओके परफेक्ट।
अब जरा फिर से हमारी वही बात आ गई, देखो ये अब मुझे इंटीजर चाहिए, यानी कि r जो होगा वो 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल। अब मैं जरा इसके बारे में बात कर लेता हूँ, तो यहाँ दे रखा होगा 256 माइनस r डिवाइड बाई 2। तुम हमेशा देख लेना, जान पूछ के वो तुम्हें हमेशा ऐसा दे रहा होगा कि ये जो 256 है, जैसे प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था, कुछ 500 कुछ दे रखा था और वो 2 से डिवाइड हो रहा था, ऐसी जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसी कुछ हो रहा था, तो इसमें भी ऐसी हो रहा है और आगे भी ऐसी होगा, ऐसा होगा ही नहीं यहाँ पे 255 लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें, ठीक है ना, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल तो 256 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये तो फिलहाल एक इंटीजर बन गया ना, 256 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 128 माइनस r बाई 2। इसका तो मतलब यही है कि तुम्हारा जो r है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ये तो मतलब वो इस चीज़ का। अब अगर कोई बंदा 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 का मतलब समझते हो तुम, 2 का क्यूब, कोई चीज़ 2 के क्यूब से डिवाइड हो रही है तो वो 2 से तो डिवाइड होगी, ये बात समझ में आ रही है। अरे मान लेते कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो कोई नंबर है m, ठीक है, अगर ये m जो है ये मान लो 2 के क्यूब से डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ कोई इंटीजर आ रहा होगा, मान लेते हैं वो इंटीजर आ रहा है, मान लो चलो 7 आ रहा है, इसका मतलब m एक्चुअल में क्या है, m है 2 का क्यूब इंटू 7, यही तो मतलब हुआ इस चीज़ का। मान लो चलो 7 आ रहा होता, मान लो 49 आ रहा होता, या हो सकता है यहाँ पर भी मान लो 2 का 5 आ रहा है, 2 की बार 5 आ रहा है, तो फिर ये m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 2 की बार 5, यानी कि 2 का क्यूब तो आएगा ही आएगा ना किसी भी हालत में, समझ में आगे बात। अगर 2 का क्यूब आ रहा है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, ठीक है, तो ये तो उड़ा ही देगा इसको, समझ में आगे बात। अगर वो चीज़ 8 से डिवाइड हो रही है तो वो क्यों 2 से डिवाइड होके ही रहेगी, यानी कि चाहे मैं ये बोलूँ कि 8 के से डिविजिबल है, चाहे मैं बोलूँ कि 2 के से डिविजिबल है, बात सेम है, ठीक है। तो ये तो हमारा हर क्वेश्चन में, हर तीनों क्वेश्चन में हमने यही स्टेप 1 यूज़ किया है। अब इसके बाद हमारी बात फिर से वो आ जाती है कि हमें r वो चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो, राइट। तो इसका सबसे शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है भाई, अब तक तो तुम समझ ही गए, 0 आएगा, फिर सबसे पहले क्या आएगा, फिर आएगा 8, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 16, एक AP बन जाएगी, आखिरी में क्या आने वाला है, आखिरी में आएगा 256। अब ये चेक करो क्या ये 256 जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 256 हो जाएगा, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, बल्कि ठीक है ना, ये तो बड़े ही आराम से हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये आ जाएगा 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 32 इंटू 8 कर लो, 8 6 16 और 8 3 अपना 24, 256 आ गया। तो यानी कि अब ये लिखा हुआ है 8 इंटू 1, ये लिखा हुआ है 8 इंटू 2, फिर इसके आगे आएगा, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा 24, वो होगा 8 इंटू 3, और ऐसे करते करते तुम कहाँ चलेगा 8 इंटू 32, तो 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक हो गए 32 तक। तो ये कितने टर्म्स है 32, तो इस जीरो को भी हमें साथ में लेना है, तो टोटल कितने हो गए 33 टर्म्स हो गए। इसके लोगों ने फॉर्मूले भी बना रखे हैं और तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा कि इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है हर बार, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड तुम्हारा बन के हाथ में आ जा रहा है, राइट। तो इसलिए इसका फॉर्मूले भी लोगों ने बना रखे हैं, पर कोई सेंस नहीं बनता यार फॉर्मूले याद करने का, कभी कभी सदियों में एक आध बार आता है ये, मतलब सदियों में मतलब कि मतलब अगर आ भी रहा है तो एज सच कितना कितना याद कर लोगे, ये वाली बात है ना। खैर तो मतलब अब तुम्हारे इंटीग्रल टर्म्स में शायद मुझे मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है ना। अब कोई भी क्वेश्चन है तो तुम बड़े ही आराम से सोच सकते हो धैर्य के साथ कि क्या करना है इसके अंदर, राइट। ओके, सो 5th क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, 5th क्वेश्चन आप ट्राई करें पहले। अब ये वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअल में, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एक्सपेंशन जो चीज़ है ये 1/6 के बराबर उसमें मुझे दे रखा है रेशियो। तो यार इसमें कुछ भी रेशनल टर्म्स वाला तो कुछ लग ही नहीं रहा है, जो हम लोगों ने टाइप 2 में पढ़ा है, बस वही सेम चीज़ दे रखी है, पर मैंने जानबूझ के इसको इसमें डाला जिससे कि ये सेम जैसी चीज़ लगे तुम्हें देखने में कि हाँ यार ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलो खैर अब तो कर लेते हैं, हम अपने को तो पहले से आता है ना क्या भाई। अगर तुम्हें बिगनिंग से 7th टर्म निकालना है तो वो कितना होगा, वो होगा NC6, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1/3 है, तो 2 की पावर 1/3 पे क्या आएगा n-6 आएगा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ओके, और फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा 1/√3, चलो इसको भी उसी फॉर्मेट पे लिख देते हैं ना सीधे। 1/3 की पावर 1/3 होगा नहीं, 3 की पावर 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 6/3 यानी कि 3 का स्क्वायर, यही होगा डिवाइडेड बाय, ये तो हम लोगों ने क्या करा, ये हम लोगों ने निकाला, मान लो इसको बोल देते हैं टर्म नंबर 7, ठीक है, तो ये हमने बिगिनिंग से निकाला है तो इसको B बोल देते हैं। अब निकालते हैं T7 फ्रॉम एंड, तो एंड के लिए क्या होगा, बस ये घूम जाएगा, रिवर्स कर दो इसको और क्या, बाकी तो सब सेम ही है। तो NC6, ठीक है, अब यहाँ लिख दो 1/3 स्क्वायर मत लिखना, 3 की पावर 1/3 है ना, 3 की पावर 1/3, अब इसकी पावर आएगा n-6, और फिर यहाँ पे आएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये क्या था, ये था 2 की पावर 1/3, इसकी बार कितना हो जाएगा, इसकी बार ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया 2 का स्क्वायर, ऑलराइट। और ये हमें सब बराबर दे रखा है 1/6 के, 1/6 के दे रखा है NC6, और NC6 तो कट गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको साफ करूँ तो ये तो सब खत्म हो गया, ठीक है ना, इतना तो हमने पहले ख़त्म कर दिया। फिर अब हम और क्या कर सकते हैं, तो देखें इसको ज़रा, तो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा बहुत सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 की पावर, देखो भाई इसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 3 है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर n/3, और फिर -6/3 को मैंने लिख दिया 2 की पावर -2,
ठीक है। फिर ये 1/3 को मैं सीधे नीचे ही ले गया, ठीक है, तो यहाँ बन गया 3 का स्क्वायर और फिर ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ ही था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 1 अपॉन है तो उसको मैं ऊपर ले गया, यहाँ बन जाएगा 3 की पावर n-6/3, यानी कि एक तो आएगा n/3, दूसरा आएगा 3 की पावर -2। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। देखो इसको अगर तुम देखोगे तो ये बन गया 6 की पावर n/3, क्योंकि 2 × 3 6 हो गया और दोनों की पावर सेम थी। नीचे क्या हुआ 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर वापस ये नीचे आ गया, फिर 3 ये भी वापस नीचे आ गया, तो ये बन गया 2 की पावर 4 3 की पावर 4, यानी कि बेसिकली 6 की पावर 4। और ये बराबर किसके दे रखा है मेरे को 1/6 के, तो 1/6 ने इसका एक क्यूब उड़ा दिया, तो बेसिकली 6 की पावर n/3 जो है वो बराबर आ गया। देखो ना ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा 6 की पावर n/3 जो है वो बराबर है 6 की पावर 3 के। अब तुम खुद सोच के देखो n को क्या होना पड़ेगा, कैसा हो जाए, बोलो भाई n/3 जो है वो 3 के बराबर है, दैट मीन्स सिंपली कि n क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो चलो ये वाला भी हो गया, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब मुझे ज़रा तुम्हें पहले ये वाला कराना है, उसके बाद चलो ये कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें 8th और ये वाला वैरायटी कराता हूँ, 8th और 9th वाली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैनिपुलेशन के लिए अच्छा है। पहले 8th वाला करो, ठीक है, फिर 9th वाला तुम अपने आप करोगे। मुझे पता है तुम्हें 9th वाला भयानक लग रहा है देखने में, ठीक है, पर तुम पहले जरा 8th वाला ट्राई करके देखो अपने आप, फिर 9th वाला भी अपने आप ही ट्राई करना, पहले 8th वाला करके देखो अपने आप। सही है, तो आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा और तुम्हें एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 2/3, यहाँ लिखा है -x की पावर 1/3 और यहाँ लिखा हुआ है +1 और यहाँ लिखा हुआ है x+1। शायद कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि x की पावर 1/3 जो लिखा हुआ है ये उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब अगर मान मैं इसको t मान लूँ तो ये t का स्क्वायर लिखा हुआ है। बोलो इस चीज़ की फील आ रही है तुम्हें? बिल्कुल, देखो ना, अरे x की पावर 1/3 है ना, तो उसका अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3 तो आएगा, तो अगर ये t है बेसिकली तो ये t का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक तरीके से डिनोमिनेटर जो है वो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर जो है वो लिखा हुआ है t² - t+1। सही है। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर कोई बोलेगा यार ये लिखा हुआ है x और ये लिखा है 1, इसमें क्या नहीं बात है। मैंने कहा नहीं, तुमने t किसको माना है, तुमने बोला यार t जो है मेरा वो x की पावर 1/3 है, तो जो तुम्हारा x है वो कितना होगा, अरे इस 3 को ले जाए, यानी कि t का क्यूब। तो क्या तुम ये सोच पाए कि ऊपर लिखा हुआ है t³ + 1 या फिर 1 का क्यूब? बोलो। सही है। अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि a³ + b³ जब होता है तो उसको हम लिख देते हैं a + b × a² - ab+1। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी यार। सही है। अब अगर इस b की जगह पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a+1 और यहाँ हो जाएगा a² - a+1। तुम देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, t² - t+1 और ऊपर लिखा हुआ है t³ + 1³, यानी कि ऊपर मैं लिख सकता हूँ t+1, ठीक है ना, देख लेना ध्यान से, t+1 × t² - t+1। सही है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है t² - t+1। एक तरीके से इसका तो काम तो आम हो गया, राइट। तो क्या बच गया t+1, t क्या है मेरा, t बेसिकली है x की पावर 1/3, ठीक है, और उसकी पावर और वो +1, तो ओवरऑल बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच गया x की पावर 1/3 +1। तो इस पूरे झमेले को हटा देते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं, ठीक है, और हमारे पास बेसिकली बस जो ये अंदर लिखा हुआ था वही लिखा हुआ था x की पावर 1/3 + 1 होल की पावर 10। उसमें से मुझे बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि बेसिकली वही पूछ रहा है कि x की पावर 0 कहाँ से आएगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो पहले तो मैं बड़े आराम से इसको वो लिख लेता हूँ ऐसे करके 1 + x की पावर 1/3, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास, तो ये सही है। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो याद जाएगा, सिंपल 10 सी r मान लेते हैं, यहाँ जाएगा x की पावर r/3, ठीक है। अगर तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें 0 करना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो भाई, अगर x की पावर r/3 कर रहे हो तो, और मेरे को चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही बना कि मेरे को x की पावर 0 चाहिए और r/3 जो है अगर वो 0 होना चाहिए, यानी कि r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर r को 0 होना पड़ेगा तो टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 10 की पावर 0 यहाँ हो जाएगा x की पावर 0, यानी कि 10c0, दैट इज द फाइनल आंसर, और बेसिकली 1 आ जाएगा ये, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें मेन जो चीज़ थी वो सिर्फ मैनिपुलेशन थी, बाकी तो सब बचकाना काम है, राइट। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब तुम 9th वाला करो अपने आप। 9th वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार जेईई में पूछ रखा है, तो करके देखो जल्दी से, बड़े आराम से। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 पूछा है उसने मुझे इस भयानक सी चीज़ में। अब इस भयानक सी चीज़ में तुम ये तो समझ ही गए, ये तो सेम ही चीज़ है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 1/3 + 1, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब ज़रा इस वाले को देखो, ये क्या चीज़ है। आई होप सो तुमने इस वाले को अब अपने आप एनालाइज कर लिया होगा। यहाँ लिखा हुआ है x - 1, यहाँ लिखा हुआ है x - x की पावर 1/2। दिमाग में कुछ खुराफात उसी टाइप की चलनी चाहिए कि अगर मैं इसको t मान लूँ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है t का स्क्वायर, सही है। ऊपर भी लिखा हुआ है t² और यहाँ लिखा है t² - 1, एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है t² - 1 डिवाइडेड बाय t² - t।
तो आग का अंदर बताएगा भाई साहब ये चीज़ तो कि टी स्क्वायर माइनस वन, इसका अगर मैं टी कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। टी माइनस वन ने टी स्क्वायर माइनस वन को काट के क्या बना दिया, टी प्लस वन कर दिया इसको, राइट। अब टी प्लस वन डिवाइड बाई टी कर रहा है तो टी करके तो वन हो गया, यहाँ पे आ गया वन, फिर प्लस वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ आ गया माइनस, ठीक है। ये हो रहा है बेसिकली, और इसकी पार्ट टेन चल रही है। अब हमने टी लिया किसको था, हमने टी लिया था एक्स की पावर वन बाई टू को, राइट। तो यार तुम्हें अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा, ये वन वन खत्म, राइट। अच्छा वन अपॉन टी मैंने उसको लिखा ही नहीं, तो ये वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू है, तो ये बन गया यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ओवरऑल ये बन रहा है एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई टू होल की पावर टेन, ठीक है। चलो तो हम इतना तो सब हटा दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको जरा मैं साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ, है ना, जितनी भी खिचड़ी पकाई आप लोगों ने। तो ये आ गया था एक्स की पावर वन बाई थ्री, यहाँ पे आ गया था एक्स की पावर माइनस वन बाई टू होल की पावर टेन, ये आ गया था, राइट। बिल्कुल परफेक्ट है ना, ये आ गया था। मुझसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस फाइव। ओके, पहले तो मैं एक को बाहर निकाल देता हूँ, तो मैं एक्स की पावर वन बाई थ्री को मैंने बाहर निकाला, तो अच्छा इसमें ना मैंने अच्छा कुछ नहीं, पहले तो हम इसमें से एक्स की पावर वन बाई थ्री को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर टेन बाई थ्री, ये बन गया वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डिवाइड बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री होल की पावर टेन। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा वन बाई, एक मिनट, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, ये तो बनेगा। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा सिक्स, ठीक है। बेसिकली माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, तो वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, राइट। तो ये क्या बन जाएगा थ्री, और उधर टू, तो ये रहेगा फाइव बाई सिक्स। अरे यार वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, ठीक है। तो ये बन गया सिक्स, यहाँ पे आ गया थ्री प्लस टू, हो गया ना फाइव बाई सिक्स, सही है। और क्योंकि माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है ये बन रहा है एक्स की पावर माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ पहले ही तुम्हें, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस फाइव। इसका जो एग्जैक्ट जो एक्चुअल में जेई ने पूछा था वो था कि टर्म इंडिपेंडेंट बताना है, टर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि बेसिकली एक्स की पावर जीरो वाला बताना था तुम्हें। तो अगर वैसे इसको करोगे तो कैसे करोगे इसको, है ना। अगर मैं टर्म इंडिपेंडेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मान लो, क्योंकि वहाँ तक भी तुम यही सेम काम करते जो मैंने किया, तो तुम यहाँ से क्या निकालते भाई, एक्स की पावर टेन बाई थ्री चाहिए होता मेरे को, एक्स की पावर माइनस टेन बाई थ्री चाहिए होता, और हमारे पास ऑलरेडी माइनस फाइव बाई सिक्स तो है ही। इसको अगर मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा टेन और नीचे क्या रहेगा थ्री, तो माइनस टेन बाई थ्री बन जाएगा ये, राइट। अब वही मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि मुझे इसकी पावर फोर करना है, तो आंसर कितना हो गया टेन सी फोर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स की पावर, एक मिनट इसको हटा देते हैं, है ना, एक्स की पावर माइनस फाइव बाई सिक्स होल की पावर फोर हो जाता, राइट। ये करता क्या, ये इस एक्स की पावर टेन बाई थ्री को खत्म कर देता बिल्कुल ही, राइट। तो बस आंसर कितना बनता टेन सी फोर, और जब तुम टेन सी फोर निकालोगे तो वो कितना आएगा, टेन सी फोर यानी कि टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, यानी कि सिक्स इंटू फोर, तो ये हो गया टू, ठीक है। ये इसने कर दिया थ्री, ये इसने काट दिया हो गया थ्री, फिर सेवन इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन इंटू टेन 210, ये इसका आंसर है, सही ना 210। पता है ऐसे ही बताऊँ कितने लोगों ने तो रट के रखा हुआ था ये, मतलब इतने सालों से आ रहा है ये। कुछ लोगों को तो इसको देखते हैं और सीधे बोल देते हैं इसका आंसर 210 होगा, ठीक है ना, मतलब उसको देखते नहीं सॉल्यूशन कितना सीधा होगा 210 होगा इसका आंसर, क्योंकि 5 बार आ चुका है, ऐसे समझ लो तुम, ठीक है। पर अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस फाइव। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था एक्स की पावर टेन बाई थ्री आ गया था, और अंदर क्या था, अंदर था वन माइनस एक्स की पावर माइनस फाइव बाई सिक्स होल की पावर टेन था, यही तो था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें चाहिए माइनस फाइव, यानी कि मैं टेन बाई थ्री जो है उसमें से मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर टेन बाई थ्री में से मान लेते हैं मुझे टी माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे को मिलेगा एक्स की पावर माइनस फाइव। दैट सिंपली मीन्स कि टेन बाई थ्री माइनस टी जो है वो माइनस फाइव हो गया, राइट। तो माइनस टी कितना हो गया, माइनस टी हो गया माइनस फाइव माइनस टेन बाई थ्री, यानी कि माइनस फिफ्टीन, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा इसका आंसर, हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन माइनस टेन, यानी कि माइनस 25 डिवाइड बाय थ्री। अब ये माइनस टी था तो टी कितना हो गया, सिंपली 25/3 हो गया, ठीक है। यानी कि तुम्हें 25/3 चाहिए। अब क्या 25/3 पॉसिबल है, क्या 25/3 पॉसिबल है, मतलब कहने का मतलब कि 5/6 जो है उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 25/3 बन जाए, बस ये मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर मतलब अगर ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बल्कि टू बी ऑनेस्ट हमें यहाँ पे -5/6 दे रखा है, तो मेरे को किसी नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ पा रहे हो, बोलो भाई, ये नेगेटिव नंबर है ना, सोच पा रहे हो ना, क्योंकि इस पर आएगा क्या, एक्स की पावर -5/6 जो है इस पर अल्टीमेटली तो आर आने वाला है ना, आर, और आर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पे तो जो तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो कि नेगेटिव नंबर है और वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 जो है ये टर्म इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, क्या इसका आंसर मैं नॉट पॉसिबल दे दूँ, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है ऑलरेडी,
उसमें मैंने बोला था कि इसका आंसर नॉट पॉसिबल नहीं होता है, इसका आंसर होता है 0, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नॉट पॉसिबल नहीं बोलोगे इसका, है ना, नॉट पॉसिबल, हम क्या बोलेंगे 0, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि है ही नहीं इसके अंदर, बस इतनी सी बात है। सही है ना। अच्छा चलो ये वाला देख लेते हैं। अ रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी करा दिया तुम्हें, ठीक है, तो तुम इसको एज अ होमवर्क कर सकते हो और क्या, है ना, बोरिंग हो जाता है ना एक पॉइंट की वजह से। ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ रेशियो ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड जो देखा है तुम्हें, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दे रखी है, तो तुम एज अ प्रैक्टिस किसको कर सकते हो ऐसी कोई इसमें, बट नई चीज़ तो है नहीं। अच्छा ये देख लो, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, वही घिसा बेटा क्वेश्चन है ना, अब तो घिसा बेटा ही हो गया हम लोग अपने लोगों के लिए, फिर भी चलो करके दिखा देते हैं। 5 की पावर 1/8 है, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस में 2 की पावर 1/6 और बोला है उसकी पावर 100 है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स पूछा है, चलो करके दिखा देते हैं। ऐसा सोच के देखो, क्या मैं इसमें इस 5 की पावर 1/8 को बाहर निकाल सकता हूँ? अगर मैंने निकाल दिया तो ये बन जाएगा 100/8, और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100/8 क्या होता है, ठीक है, लोगों को लगता है कि कट जाएगा। सोच के देख 100/8 कितना हो जाएगा, अगर तुम सोच रहे हो कि 2 से या किसी से काट देंगे इसको, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 25 जा, और 25/2 कितना हो जाएगा 12.5, और 5 की पार 12.5 इज व्हाट, दैट्स ए इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया था कि हमेशा परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए, तब बात बनेगी। तो फिर हम इसको बाहर निकाल नहीं सकते, और अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो फिर हमने ये वाला केस भी कर रखा है। इसमें मैंने क्या बोला था, जो बड़ा हो पहले उसके सारे केस लिख डालो, ठीक है ना, उसके सारे केस लिख डालो 0 100 तक, सही है। तो पहला क्या हो सकता है 0, फिर क्या हो सकता है 8, फिर क्या हो सकता है 16, ठीक है, यही तो बनेगा, सारे लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो 16, फिर क्या आएगा, मैं सोच रहा हूँ इसका कोई और तरीका मनी मन। अच्छा यहाँ पे उसने एक और बढ़िया तरीके से फंसा भी दिया तुमको कि तुम 2 की बार 1/6 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, वरना 100/6 हो जाएगा, और 100/6 भी तुम्हारा डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसमें वो वाला मेथड भी यूज नहीं कर सकते। तुम्हें याद होगा मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ठीक है। इसमें जब मैंने ये वाला तुम्हें दिखाया था ना, ये वाला सेम क्वेश्चन, तो इसमें ये बाहर आ गया था, है ना, तो हम लोगों ने राइट वाले को बाहर निकाल लिया था थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर, और पहले वाले के अंदर मैंने क्या करा था, पहला वाला ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये वही है, उसका उसी का भाई है एक तरीके से, है ना। तो अब तो हमारे लिए सिंपल ही हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, हमें बस ये बताए कि अब तो बस मेहनत करनी है इसमें, ये वाला मेहनत वाला है बस, और कुछ नहीं है। पूरी टेबल मतलब लिख दो 8 की, और कुछ नहीं है, सही है। तो 8, 16, 24, फिर क्या आता है 32, फिर आएगा 40, 48, 56, है ना, फिर क्या आता है 56 के बाद क्या आएगा 64, है ना, फिर आएगा 72, 80, 88 के बाद 8 में क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 96, बस इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं 100 के अंदर, सही। अगर ये यहाँ पे तुमने ये लिख दिया ना 0, 8, 16, अच्छा एक मिनट, जो तुमने ये सारे केसेस लिखे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/8 जब तुम सोच, अगर तुम इसका जनरल टर्म बनाओगे तो क्या आएगा, वो आएगा 100 CR, 5 की पावर 1/8 जो है इसकी पावर में कितना आने वाला है, इसकी पावर में आएगा 100 - R। तो तुमने जब बोला ना कि ये 0 हो जाए, तुम बोल रहे हो कि 100 - R जो है वो 0 हो जाए, यानी कि अगर 100 - R को 0 होना है तो R को क्या होना पड़ेगा 100, सही है। फिर अगर इसको 8 होना है तो R को कितना होना पड़ेगा 92, सही है। अगर इसको 16 होना है तो मैं पहले सीधी सीधी बना लेता हूँ, तो R कितना आ रहा है हमारा आंसर, इसको तो ले जाओ 100 माइनस ये जो भी तुम कर रहे हो, 100 - 0 100, 100 - 8 92, 100 - 16 कितना होता है, तो 100 - 16, है ना, 100 - 16, 100 - 16, 100 - 16 दैट इज 84, सही है। 100 - 24 दैट इज 76, फिर 100 - 32, ये कितना आएगा, मैं करके रख लूँ, नहीं मैं तुम्हारे सामने करूँगा, तुम्हें पता चलना चाहिए कितनी मेहनत चलती है भाई साहब। 68 यहाँ हो गया 60, अब तो ये शायद टेबल टाइप की बन जाएगी ना शायद, डिफरेंस आ जाता है इसमें, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा होगा, अगर गलती ना करी हो तो, जी बिल्कुल 8 का डिफरेंस आ रहा होगा, हाँ जी। तो ये हो गया 52, 8 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम बार बार वही माइनस कर रहे हो जिसमें 8 का डिफरेंस है। 52 ये कितना हो गया, ये हो गया 40, अरे कितना हो गया ये, इसमें अगर 8 कम कर दो, इसमें 8 कम कर दो तो ये हो गया 46, मेरी कैलकुलेशन सबसे भाई याद है यार, 44। अच्छा कुछ लोगों को लगता है मैथ्स की जो टीचर होती है उन लोगों की कैलकुलेशन फास्ट होती है, पर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो भी मैथ्स हम लोग कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन इज नॉट द मेन थिंग, राइट। अच्छा इसका एक और तरीका भी तो है निकालने का, इन सबका सम जो होगा वो तो 100 ही आ रहा होगा, क्योंकि डिग्री है ना, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 64 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको भर दो 36, यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, ये ज़्यादा फास्ट तरीका था। क्या करा मैंने बेसिकली इनका सम, अगर तुम किसी का भी सम उठा लो 40 + 60 100 आना चाहिए, सही है ना, 72 + 28 वो भी 100 ही आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, दैट वाज द कंडीशन, है ना, क्योंकि n - R और R है वो, ठीक है, तो दोनों का सम तो हमेशा वही आएगा, तो ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल अब हमारे सारे के सारे केसेस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है इसके अंदर, अब हमें वो सारे केसेस ढूंढने हैं, लेफ्ट वाला तो सारे के सारे 8 से डिविजिबल हैं, राइट वाले वो ढूंढ लो जो कि 6 से डिविजिबल हैं, और वो सारे केसेस जो होंगे वही हमारे एक लौते टर्म्स होंगे जो कि रेशनल होंगे,
ठीक है। तो अब इसमें से गिने सारे के सारे कि कौन कौन से 6 से डिविजिबल हैं। तो 4 तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। 12 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, हो गया सकता है। 20 नहीं है, 28 भी 6 से डिवाइड नहीं होता है, 36 हो जाता है बिल्कुल। 44 नहीं होता है, 52 6 से 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो ख़त्म। 6 ये हो जाएगा। 68 नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 7 + 6 13 होता है, तो नहीं होगा। 8 + 4 मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं 3 से डिवाइड देख रहा हूँ भाई, 2 से तो सारा डिवाइड दिख ही रहे हैं मेरे को, और बाकी 3 से चेक कर लो, तो 2 और 3 से हो जाए तो 6 से भी हो जाएगा। 84 12 ये हो जाएगा, राइट, तो ये भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 1 2 3 और कौन सा 4। बेसिकली 4 टर्म्स ऐसे हैं जो कि हमारे रेशनल है। उसने मुझसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं, 100/5 डिग्री, यानी कि 101 इरेशनल टर्म्स हैं। तो 101 - 4 यानी कि 97 टर्म्स जो हैं वो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि इरेशनल है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात बन जाती है। अब ये वाला देखो, है ना, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। इसमें से 3/1/5 को बाहर निकाल लेते हैं पहले तो ये बन जाएगा 15/5, यानी कि 3/3, और अंदर क्या बच गया 1 + 2/1/3 डिवाइड बाय 3/1/5। इस पूरे की पावर 15 हो रहा है, राइट। तो अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि बेसिकली 3 और 5 यानी कि 15 एलसीएम हो गया ना इसका। एलसीएम वाले मेथड से करेंगे अब इसको। तो 15 एलसीएम आ गया इसका, तो 15 एलसीएम है, तो या तो 0 होगा या 15 होगा। इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता यार। हम सोचते हैं कि 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, पर वो सब तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डिग्री ही 15 है इसकी, राइट। तो बस 2 ही टर्म्स बनेंगे इसके, या तो 0 या 15 जो कि रेशनल होंगे, और उनका सम करना है। तो दोनों को निकाल लो, एक तुम T0 निकाल लो, मतलब T0 नहीं, मतलब ये 0 और 15 क्या है, ये R0 है और R15 है, राइट, यानी कि 15C0, राइट। तो वो तो बस इतना सही आएगा, प्लस 15C15, राइट। लेकिन इसमें और भी चीज़ आएगी, इसमें आएगा 2/1/3 और 3/1/5, उस पूरे की पावर 15, ठीक है। और इसकी पावर ये भी 3 क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 3 क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। 15C0 इज जस्ट 1, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो यहाँ पे आ गया 27, यहाँ हो गया 27। 15C15 इज जस्ट 1, ठीक है। 2/1/3 और यह 15, तो ये हो गया 2/5, ठीक है, यानी कि 32। फिर हो गया 3/1/5 और यहाँ है 15, यानी कि 3/3, राइट। इसने इसको खत्म कर दिया मामला इसका, तो ये हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर इज जस्ट 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक मिनट, ये 3 का स्क्वायर नहीं था, ये तो 32 था ना, तो ये 32 हो गया, तो ये हो गया बेसिकली 59, दैट इज़ द आंसर। एनीवेज, तो हमने अब सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस टाइप से। ये टाइप लेंदी टाइप है थोड़ा सा, पर इंटरेस्टिंग लगा होगा और ऐसा लगा होगा कि काफ़ी खतरनाक चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लोग झलासे के लिए तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, वो हम भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं निकालूंगा नहीं जान पूछ के। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई सेंस नहीं बनता, कितना रटोगे ये वाली बात है, ठीक है। तो बस उतना ही याद करना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं है याद बात करने की, ठीक है। तो बस ये हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमारा सिंपल सा एक आएगा कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस, फिर हमारा सबसे इंटरेस्टिंग आएगा A and B एनालिसिस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का, और फिर तो हमारे इंटरेस्टिंग वाले शुरू हो ही जाएंगे। चलो देन मिलते हैं अगले वाले में।